नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इकाई 3 का अध्ययन करेंगे। इस इकाई 3 के अंतर्गत है टॉपिक हमारा चुंबकीय बल रेखा या क्षेत्र रेखा। चुंबकीय बल रेखाएं भी इसे कहते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में आप कक्षा 10वीं में विज्ञान में आप प्रयोग करके देख चुके हैं। इस प्रकार से हम प्रयोग करते थे। एक चुंबक रहता है यहाँ पे एन और एस, और इस प्रकार से हम चुंबकीय बल रेखाएं खींचते थे। इस प्रकार से ऐसा कुछ बनता था। यहाँ पे उदासीन बिंदु हमको प्राप्त होता था। यहाँ पे पी और क्यू दे देते थे, उसका नाम उदासीन बिंदु। तो इस प्रकार से जो रेखाएं हैं, है ना, जो निष्कोण रेखाएं हैं और जो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, यही क्या कहलाता है हमारा चुंबकीय बल रेखाएं या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसको सबसे पहले भौतिक शास्त्री माइकल फैराडे ने चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण किया था। इसके लिए उसने एक अवधारणा प्रस्तुत की थी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रदर्शन के लिए कांच की एक प्लेट पर एक चुंबक रखते हैं और प्लेट पर लोहे का बुरादा डालकर पेंसिल की सहायता से उसको धीरे धीरे करके खसकाते जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो लोहे का बुरादा है वह एक इस प्रकार की रेखाओं में समायोजित हो जाता है। तो इसको हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय बल रेखाओं को परिभाषित कर सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखा या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह वक्राकार पथ हैं जिस पर कोई काल्पनिक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। दूसरे तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक वक्र हैं जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से यदि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यह इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। वास्तव में चुंबकीय बल रेखाएं का अस्तित्व नहीं होता, फिर भी हम इसको एक परिकल्पना मानकर चलते हैं और इसी परिकल्पना के आधार पर चुंबक से संबंधित विभिन्न प्रकार की घटनाओं का हम व्याख्या कर सकते हैं। ये रेखाएं चुंबक के बाहर, यहाँ पे चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है तथा चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के संबंध में ये हमारा कॉन्सेप्ट है और इससे संबंधित जो गुण है परीक्षाओं में पूछा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं या फिर चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। तो चुंबकीय बल रेखाएं के गुण क्या होता है? ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, है ना। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, क्यों नहीं काटती? यदि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो उस कटान बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगा और वह संभव नहीं है। ठीक है, अतः चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती और इनकी दिशा क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। अतः यह सतत बंद वक्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं और कम तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वह विरल होती हैं। और चुंबकीय बल रेखाएं डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयास करता है ना। इसी कारण क्या होता है? विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है और ये रेखाएं एक दूसरे को लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करता है, अतः सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर व समदूरस्थ होते हैं। ये एक दूसरे के समानांतर और समदूरस्थ होते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये तो हो गया आपका चुंबकीय बल रेखाएं या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और इसके गुण। अब देखते हैं भूचुंबकत्व एवं चुंबकीय तत्व। ठीक है, भूचुंबकत्व एवं चुंबकीय तत्व। तो भूचुंबकत्व, भू मतलब पृथ्वी, और चुंबकत्व अर्थात चुंबकीय गुण। तो इससे नाम से स्पष्ट है कि पृथ्वी भी चुंबक की भांति व्यवहार करता है। पृथ्वी भी चुंबक की भांति व्यवहार करता है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकन का अध्ययन करने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उसे भूचुंबकत्व या फिर चुंबकीय तत्व कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय तत्व का अध्ययन करने के लिए हमको 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला नमन कोण, या इसी को हम कहते हैं नति कोण। दूसरा दिक्पात कोण, दिक्पात का कोण। और तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता। ठीक है, ये तीन तत्वों की आवश्यकता होती है। इसी 3 तत्वों को हम भूचुंबकत्व या फिर चुंबकीय तत्व कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नति कोण या नमन कोण। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे उस स्थान पर हम नति कोण या फिर नमन कोण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया आपका क्षैतिज, और ये क्षैतिज है ना। इस क्षैतिज हॉरिजॉन्टल से जो चुंबकीय हमारा जो सुई है या फिर चुंबक जितना कोण बनाता है यहाँ पे एन एस, यहाँ पे जो कोण बनाता है उसको हम कहते हैं नमन कोण। और दिक्पात कोण, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को उस स्थान पर हम दिक्पात कोण कहते हैं। अर्थात दिक्पात कोण के लिए हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर अर्थात चुंबक का उत्तर और दक्षिण ध्रुव और भौगोलिक याम्योत्तर अर्थात जो पृथ्वी का उत्तर और दक्षिण ध्रुव दोनों के बीच के कोण को हम कहते हैं दिक्पात कोण। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ये उत्तर है एन एस, किसका? पृथ्वी का। ठीक है, एक्चुअल। और यदि हम चुंबक को इस प्रकार से रखते हैं, ठीक है, तो एन एस इसका जो चुंबकीय सुई है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कोण बनेगा, ठीक है, न्यून कोण बनता है, इस न्यून कोण को ही हम कहते हैं दिक्पात कोण। और तीसरा है आपका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता का वह घटक है जो चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज दिशा में होता है। इसे H से व्यक्त किया जाता है। इसको एक बार पुनः समझ लेते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक, यह चुंबकीय याम्योत्तर अर्थात चुंबक का उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव में पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र I का क्षैतिज घटक होता है। पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का जितना चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्या घटक होगा? क्षैतिज घटक होगा, है ना। इसको H से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम यहाँ पर इन तीनों में संबंध देख लेते हैं, इस प्रकार से मान के चलते हैं कि किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता या परिणामी तीव्रता, किसका? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता I है, ठीक है। और इसका क्षैतिज घटक
क्षैतिज घटक एच, क्षैतिज घटक एच हो जाएगा, और ऊर्ध्वाधर घटक वी तथा नमन कोण थीटा है। तब हम यहाँ पे देख सकते हैं एक बिंदु पे, यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं इस प्रकार से, ये पृथ्वी का कोई स्थान है, तो इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है कितना है, आई है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई, ठीक है। और ये आपका दृढ़ आधार है, इस आधार के सापेक्ष हम इसको ले रहे हैं, तो इसका ये हो जाएगा आपका क्षैतिज घटक H और ये ऊर्ध्वाधर घटक V, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो हो जाएगा आपका नमन कोण। तब VHI और थीटा में हम संबंध देखते हैं। यहाँ पे O, ये A मान लेते हैं इसको B और इसको C। तब हम इस समतल में देखते हैं OACB समतल में किसी स्थान पर चुंबकीय यानोत्तर को प्रदर्शित करता है, ठीक है। हम यहाँ पर मान लेते हैं जो ये समतल है हमारे पास OACB किसी क्षेत्र में चुंबकीय यानोत्तर अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की उत्तर और दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है। तब आई के जो चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या फिर कुल तीव्रता या फिर संपूर्ण तीव्रता या फिर परिणामी तीव्रता, आई के दो घटक होंगे, आई के घटक एक क्षैतिज घटक H और ऊर्ध्वाधर घटक V, दो घटक में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। H की हो जाएगी दिशा OA की दिशा में और ऊर्ध्वाधर घटक V OB की दिशा में हो जाएगी। इस प्रकार आई का जो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र आई का OA दिशा में घटक, आई बराबर OA दिशा में अर्थात क्षैतिज दिशा में, तो H को क्षैतिज दिशा में घटक H है, H बराबर आई कॉस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार आई का OB दिशा में घटक, ऊर्ध्वाधर घटक V बराबर आई साइन थीटा, है ना। ऊर्ध्वाधर के लिए हम साइन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम और समझ सकते हैं, देखिए ये थीटा यहाँ पे बन रहा है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा OA, इसकी तीव्रता है आई, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो ये बराबर है दोनों, तो ये भी इसके सापेक्ष लंब हो जाएगा। तो लंब बटे आधार, लंब बटा कर्ण, ये साइन के अनुपात में आता है, ठीक है। इसी प्रकार से आधार बटा कर्ण कॉस के अनुपात में आता है, तो V बराबर आई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। V क्या है आपका आधार है, आई क्या है कर्ण, तो आधार बटे कर्ण बराबर कॉस का अनुपात आता है कॉस थीटा का, तो V बराबर आई कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको हम मानते हैं समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ समीकरण 1 और 2 को। एक है हमारे पास आई बराबर H बराबर आई कॉस थीटा और V बराबर है आई साइन थीटा, एक ये दो, ठीक है। अब इसको हम दे देते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, है ना। समीकरण 2 में 1 का भाग दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका V बटा H, V बराबर क्या है आई साइन थीटा बटे आई कॉस थीटा, आई और आई यहाँ से कट जाएगा, तो V बटे H बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है हमारा टेन थीटा, ठीक है। या फिर टेन थीटा बराबर V बटा H, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। इसी प्रकार से पुनः हम समीकरण 1 और 2 का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 से इसका क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो H स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और V स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये समीकरण 3 और ये 4। ठीक है, इस 3 और 4 को जोड़ देते हैं यहाँ पर। समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर हमको मिल जाएगा क्या, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर क्या है, आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एच का ये हो गया और वी का आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर उभय निष्ठ निकल जाएगा, यहाँ पे अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसका मान होता है 1। तो एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर, इसका मान होता है 1। ठीक, या फिर हम इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, या फिर आई बराबर वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो एक और रिजल्ट हमारे पास ये मिल जाता है, आई बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आई, एच और वी में संबंध ये, और आई वी एच और थीटा में संबंध ये वाला हमारे पास निष्कर्ष निकल गया। ये परीक्षा में आता है, पूछा जाता है, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।